प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे पास जो डिवाइस आती है उसका नाम है सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि एक कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, सीपीयू उसका ब्रेन होता है। अब इस सीपीयू के काम करने के दो तरीके हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है। जो इसका इंटरनल पार्ट है वो हम देख नहीं सकते, हम इसको समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। जब भी आप अपने किसी भी इनपुट डिवाइस से कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कमांड दे दी अपने कीबोर्ड से, वो कमांड सीधे इनपुट से जाती है आपके कंट्रोल यूनिट के पास में। कंट्रोल यूनिट मतलब उसका मैनेजर, जो काम मैनेजर का होता है, बिल्कुल सिंपल वही काम कंट्रोल यूनिट का होता है। सीपीयू के सभी इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस को मैनेज करना। अब जैसे ही वो कमांड आपके कंट्रोल यूनिट के पास आती है तो वो देखता है कि ये जो कमांड है वो किसके पास जानी है। ये कमांड भेज देता है वो ALU के पास, आलू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जितनी भी अरिथमेटिकल, लॉजिकल, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल सब फंक्शन है वो ALU का काम है। जब ALU अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वापस वो रिपोर्ट करता है CU को, अपने मैनेजर को, कंट्रोल यूनिट को, कि सर जो आपने मुझे काम दिया था वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब CU उसको भेजता है मेमोरी यूनिट को। अब मेमोरी यूनिट जो है हमारे पास वो काम करती है कि भाई ये प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, वो भी अपना काम परफॉर्म करके रिपोर्ट कर देती है मैनेजर को, मतलब कंट्रोल यूनिट को। और कंट्रोल यूनिट उसको भेज देता है आपके आउटपुट डिवाइस पर कि ये स्क्रीन पर जानी है या प्रिंटर पर जाना है इस कमांड को। तो इस तरीके से ये इंटरनल इसका प्रोसेस होता है। इनपुट से कंट्रोल यूनिट यानी कि CU पे, CU के बाद ALU के पास, ALU से रिटर्न CU पर वापस, CU से MU। अब इसके बाद में जो हमारा CPU है वो हार्डवेयर पे किस तरीके से नज़र आता है इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ CPU। एक CPU में कुछ खास तरीके के पार्ट्स, कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि कैबिनेट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव और आपका हीट सिंक, SMPS जैसे कुछ पार्ट्स यहाँ पर लगे होते हैं। मैं आपको उनमें से कुछ पार्ट्स दिखा भी देता हूँ। एक CPU में सबसे पहले कैबिनेट होता है। कैबिनेट उसका कंटेनर होता है, उसका बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फिट की जाती है, क्योंकि ये खुले में तो रखा नहीं जा सकता है, तो इसके बॉक्स को कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड, जिसको आप मेन बोर्ड कह सकते हैं, सर्किट कह सकते हैं या फिर PCB भी कहा जाता है, तो ये मदरबोर्ड होता है। और इस मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पर ये CPU लगा दिया जाता है। एक्चुअल में इसी को, प्रोसेसर को ही ये CPU है, मेन इसी को CPU कहा जाता है। तो ये CPU यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब CPU लगने के बाद में आपको एक हीट सिंक की जरूरत होती है, एग्जॉस्ट फैन की। एक छोटा सा पंखा इसके ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो उसकी हीट को एग्जॉस्ट कर रहा होता है। इसके बाद में प्रोसेसर जो है पिन वाले और पिनलेस भी आते हैं। ये हमारे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो प्रोसेसर है, तो ये उसका अपर साइड और ये लोअर साइड दिखा रहा है, उसका बॉटम, टॉप बॉटम है। यहाँ पर ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में हम बात करेंगे। एक कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है उसके रैम पर और उसके प्रोसेसर के ऊपर। तो ये जो रैम है, ये रैम हमारी फिट कर दी जाती है मदरबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर सर्किट बने होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं इनको लगाने के लिए। इसके साथ साथ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक होता है SMPS, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का काम होता है कि CPU के जिस कंपोनेंट को जितनी वोल्ट बिजली
ये उतनी वोल्ट सप्लाई करता है, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, बाकी वोल्ट वो ऑब्जर्व कर लेता है, ख़त्म कर देता है, ताकि ये हाई वोल्ट ना दे दे किसी पार्ट को। तो इस तरीके से CPU काम करता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए हमारा जो असाइनमेंट था, ये मैंने आपको पिछली क्लास में दे भी दिया था। ये असाइनमेंट आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इसके बाद ये भी असाइनमेंट मैंने आपको फुल फॉर्म के लिए दे दिया था, जिसमें DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, DPI ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, डॉट पर इंच, मतलब कोई भी इमेज जब बनाई जाती है तो उसकी पिक्सल देखी जाती है कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है। आमतौर पर जब आप कोई इमेज फेसबुक पर डालते हैं या व्हाट्सएप पर डालते हैं तो व्हाट्सएप पर उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन घट जाता है, उसका DPI घट जाता है। तो एक इमेज बनाने के लिए आपने कितना रेजोल्यूशन लिया हुआ है, जो एक फ़ोटो आप प्रिंट कराते हैं वो आपका लगभग 1200 से 3600 DPI पर होता है, यानी कि एक डॉट मतलब 1 इंच के अंदर 1200 डॉट्स या 3600 डॉट्स पर इमेज बनी है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस एंड LJP लेजर जेट प्रिंटर, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। हमें कंप्यूटर को चलाना सीखना है, हमें रिपेयर करना नहीं सीखना है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर पर फोकस करेंगे। सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उसको कमांड दिया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। और एक प्रोग्राम होता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी कमांड्स को मिला करके किसी काम को करने के लिए कमांड होती है, उस कमांड्स को मिला करके एक प्रोग्राम बनता है और एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनता है। फॉर एग्जांपल, हमें एक बेसिक मैथ का एक कैलकुलेटर बनाना है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई आप यूज़र से एक वैल्यू इंसर्ट कराइए जो कि हम A में रखेंगे, आप यूज़र से एक वैल्यू और इंसर्ट कराइए जो कि हम B में रखेंगे, आप यूज़र से उसकी प्रेफरेंस लीजिए वो क्या ऐड करना चाहता है, दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू वो ऑपरेटर, यानी कि आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई कराना, सो D इज इक्वल्स टू जो आउटपुट आपको चाहिए वो आउटपुट आपको मिल जाएगी। अब यूज़र ने यहाँ पर D जो दिया तो उसके लिए हमें यहाँ पर C में एक फंक्शन लेना पड़ेगा, C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B, और आउटपुट आपका D में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से तो एक सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है और इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यूज़र ने दिया A 2 5 दैट इज मल्टीप्लाई और आंसर 10 आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए, तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी एक खास काम को करने के लिए लिखी गई होती है। हमारे पास 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपका थ्योरी का पार्ट सॉफ्टवेयर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब भी आप कंप्यूटर लेकर के आते हैं तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब उसमें आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस बनाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने में मदद देता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बाकी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना
जरूरी होता है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो टाइप के हैं, एक CUI और एक GUI। CUI आउटडेटेड है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब अब के जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बड़े फास्ट हो गए। इसमें आप कीबोर्ड, कलर, शॉर्टकट की, मेन्यूज, आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जबकि आपको सारी चीज़ें टाइप कर करके कमांड देनी होती थी। आप बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं, साईफाई में, कि जो कंप्यूटर हैकर्स वगैरह होते हैं, इंजीनियर्स, वो टाइप कर करके कमांड देते हैं ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम GUI का इस्तेमाल आज के टाइम पर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा विंडोज़, क्योंकि इंडिया में चलने वाले मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ होगा। आप और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइनक्स का, यूनिक्स का, उबंटू का, लेकिन हम यहाँ पर विंडोज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कर्नल होता है आपका, हार्डवेयर यूज़र के बीच में इंटरफेस बनाता है, साथ में आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स को काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म दे देता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर जस्ट अ मिनट, स्कैन डिस्क। ये कंप्यूटर का घरेलू डॉक्टर होता है। जैसे ही आपकी उंगली पे छोटा सा कट लग जाता है, आप दौड़ते हुए हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नहीं जाते हैं, आप घर में ही कोई रेमेडी इस्तेमाल कर लेते हैं। सिमिलरली आपके कंप्यूटर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है स्कैन डिस्क। इसके साथ साथ डिस्क डिफ्रेगमेंट। डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है कि जब दीपावली होती है तो दीपावली से पहले आपके कमरे के अंदर स्पेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपने अपना सारा सामान फैला रखा होता है। एक फाइल आपने कंप्यूटर में यहाँ रख दी, एक फाइल आपने यहाँ रख दी, एक फाइल आपने यहाँ रख दी। अब होता क्या है, प्रॉब्लम ये कि जगह होने के बावजूद आप एक और बड़ी फाइल यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फाइलें अलग अलग अरेंज करके नहीं रखी गई है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंट कंप्यूटर के अंदर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसका काम क्या होता है, फाइल सिस्टम को अरेंज करना। जो भी आपने फाइलों को अलग अलग फैला करके रखा हुआ है, उन सभी फाइलों को ये अरेंज करता है, ऑर्डर में रखता है, और दीपावली की सफाई में वो कमरा और ज़्यादा स्पेशियस हो जाता है। पहले से ज़्यादा जगह लगती है, क्योंकि जगह अरेंज हो गई है। ऐसे ही मैं आया, मैंने अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप पर रख दी, आपने रख दी अपनी फ़ाइल C ड्राइव में, किसी ने माई डॉक्यूमेंट्स में, किसी ने D ड्राइव में, और वो सारा फाइल सिस्टम बिगड़ गया। इसके साथ साथ यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक होता है वायरस। आपके कंप्यूटर में वायरस यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों चीज़ें हैं। कुछ वायरस हमें परेशान नहीं करते हैं, कुछ वायरस हमें परेशान करते हैं। अब ये वायरस आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मुझे सर्दी खांसी है, मुझे कोल्ड है, और आपने क्या किया, मेरा ही रुमाल इस्तेमाल कर लिया, तो वो जर्म्स बैक्टीरिया ट्रैवल करके आप तक पहुंच गए। सिमिलरली अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो वो वायरस ट्रैवल करके आपके कंप्यूटर में भी पहुंच जाता है और आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर में भी आ जाता है। वो आता कैसे है, वो पेन ड्राइव के माध्यम से आता है, CD DVD के माध्यम से आता है, मेमोरी कार्ड के माध्यम से आता है, या फिर आजकल जो आप वेबसाइट्स देखते हैं इंटरनेट पर, इस पर क्लिक कीजिए, आपको ये चीज़ें फ्री मिलेंगी। कुछ इलीगल साइट्स होती है, कुछ नॉन रेलिवेंट आप कंटेंट कह सकते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं, गलती से वो डाउनलोड
जाते हैं, कुछ गेम्स इंस्टॉल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपकी फाइलों को करप्ट कर देते हैं, आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपने आप खुलने बंद होने लग जाते हैं, प्रोग्राम अपने आप खुलने बंद होने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो वायरस का तोड़ है एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ एंटीवायरस ऑटोमेटिक आते ही हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं उसको। इसके साथ साथ हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एप्स आप कह सकते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। इसमें एक तो होता है कमर्शियल, ठीक है, दूसरा है नॉन कमर्शियल, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये हो गया रेडीमेड और ये हो गया कस्टम मेड, टेलर मेड हो गया। ये दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, बिजी, कोरल, फोटोशॉप, ये सारे सॉफ्टवेयर बाजार में रेडीमेड मिलते हैं। इनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। आप और हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उनके काम अलग होते हैं, तो उनको एक ख़ास तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि मेरे कॉलर पर 4 बटन हो और मुझे एक पॉकेट इनसाइड चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा तो मुझे टेलर मेड में जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से बात करनी पड़ेगी और अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आप टेलर के पास जा कर के एक कस्टमाइज्ड शर्ट सिलवाते हैं, कुर्ता सिलवाते हैं, कुर्ती सिलवाते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो आप इस तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर GUI यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ कवर करेंगे और फिर उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हमारे कोर्स में है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लाइन ड्रॉ करने की। ट्रिक नंबर 1 भी हो गई थी, ट्रिक नंबर 2 भी हो गई थी, ट्रिक नंबर 3 भी हो गई थी, ट्रिक नंबर 4 चौथा टाइप। इसमें मैं आपको 6 ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर आप एस्ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्टार होता है, 3 बार स्टार लीजिए, एक डॉटेड लाइन आपकी स्क्रीन पर एमएस वर्ड में आ जाता है। इसके बाद में 5वीं ट्रिक है जो कि इक्वल्स टू है। 3 बार इक्वल्स टू आप करेंगे प्रेस, इक्वल का साइन, तो एक डबल अंडरलाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। और छठा यानी कि हैश का इस्तेमाल कीजिए, ट्रिपल अंडरलाइन आ जाता है आपके एमएस वर्ड में। तो हमारा जो टॉपिक है, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड लूंगा मैं आपका। जी, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें एमएस वर्ड की बता रहा था, उसको जल्दी से कवर करेंगे फिर टॉपिक पे आते हैं। मैंने यहाँ पर हैश का इस्तेमाल किया 1 2 3। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 3 टाइम दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में पहले बताया भी है कि एमएस वर्ड में आप 3 बार हैश करते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि आपको एक ट्रिपल अंडरलाइन यानी कि लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप देखिए, ये क्विक टेक्निक है लाइन ड्रॉ करने की। इसके बाद में मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू लिया और डबल अंडरलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डबल अंडरलाइन या लाइन आ चुका है। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, रेंड मुझे चाहिए यहाँ पर एक ही पैराग्राफ चाहिए और मैंने पैराग्राफ लिख के उसको छोटा सा कर दिया। ये मेरा पैराग्राफ है और मुझे इसके बाद में एक अंडरलाइन चाहिए 1 2 3 शिफ्ट के साथ में मैंने ले लिया। मुझे एक और पैराग्राफ चाहिए, मैंने पैराग्राफ लिखा रेंड और मैंने यहाँ पर इसको दिया। अब मुझे लाइन चाहिए, मुझे ट्रिपल लाइन चाहिए, तो मैंने हैश का इस्तेमाल किया और लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपने टॉपिक्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर
मेरा टॉपिक है कंप्यूटर। मैंने टॉपिक लिया और इसके बाद में यहाँ हेडिंग दी, ये लिया और इसको बना दिया। तो अब आपका पैराग्राफ ना पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें एमएस वर्ड में छोटे छोटे ट्रिक्स से पता चल जाएंगी। तो ये 6 ट्रिक्स हैं एमएस वर्ड में लाइन को ड्रॉ करने की। वो टॉपिक मेरा अधूरा रह गया था, मैंने आज उसको कंप्लीट किया है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का एक छोटा सा टेस्ट करना। तो वो टेस्ट मैं कब कंडक्ट कर सकता हूँ आपका, मुझे बताएं। या तो हम एक काम करते हैं, अगली क्लास हम रख लेते हैं रिवीजन क्लास की। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें जो भी हमें डाउट है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे। क्या आप एग्री हैं? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, टेस्ट आपको पास फेल करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ इसके लिए कि आप कोई चीज़ भूल तो नहीं गए, छूट तो नहीं गया। मैं आपको दोबारा से वो रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू रितु। सो टॉपिक चल रहा था हमारा। अभी हमें क्या करना है कि एक छोटा सा काम और करना है। एक टॉपिक हमारा इसमें है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है, ये हम बात करेंगे, ठीक है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर को चलाने के लिए, स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का होना तो कंपलसरी है। बिना हार्ड डिस्क के आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि जो भी हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हैं वो सारे हार्ड डिस्क के अंदर है। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ आने वाला एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, उसको समझने के लिए हमें मेमोरी को समझना पड़ेगा। मेमोरी, कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक मेमोरी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक मेमोरी जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी। आप ये समझ लीजिए कि आपकी आंखें जो आपको डिस्प्ले करा रही है कंटेंट, वो आपकी मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी का होना अति आवश्यक है, मतलब कि रैम का होना जरूरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी जो प्राइमरी मेमोरी है, एक्चुअल में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो होता है वॉशेबल मेमोरी, वॉश होने वाला, धुलने वाला, या फिर आप कह सकते हैं इरेजेबल, ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि अभी जो मेरी क्लास चल रही है या आप एक टीवी पर फिल्म देख रहे हैं डिश के माध्यम से, अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या आप वो फिल्म दोबारा से वहीं से देख पाएंगे टीवी पर? नो सर। नहीं। और वही फिल्म आपके पेन ड्राइव में है, लाइट चली जाती है, तो क्या आप दोबारा उसे देख पाएंगे? बिल्कुल आप देख पाएंगे, क्योंकि पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वो डेटा स्टोर कर लेता है। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ तभी तक काम करती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आ रही है। लाइट जाते ही वो डेटा इरेज हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं डेटा को सेव कीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा, लेकिन मैंने इस पैराग्राफ को सेव ही नहीं किया, ठीक है? मैंने जब इस पैराग्राफ को लिखा, मैंने पूरी रामायण लिख दी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा और मैं पूरी किताब छाप चुका हूँ, ठीक है? अब ये पूरी किताब आप देखिए, मैंने इसको बिना टाइप किए हुए इतने सारे कंटेंट बिना कॉपी पेस्ट के ये बना दिया। पेज चलते जा रहे हैं, ये देखिए इतने सारे पेजेस हमारे टाइप हो गए। अब ये तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक से कर दिया आपके लिए, अभी और दिखाता हूँ आपको मैं।
कंटेंट मेरा टाइप हुआ, तो बहुत सारे पेजेस है। अब मैं इसको सेव ही नहीं करता हूँ। जब मैंने इसको सेव नहीं किया तो ये डेटा मुझे बाद में दिखाई ही नहीं देगा। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो कल आकर के मैं इस डेटा को दोबारा देख सकता हूँ। जैसे अब मैंने इस फाइल को बंद कर दिया। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? नो। दोबारा मुझे वो फाइल नहीं मिलने वाली है, मेरी फाइल बंद हो गई है। ठीक है, अब MS वर्ड मुझे दोबारा वो फाइल नहीं देगा। तो ये है प्राइमरी मेमोरी। हाँ, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को चलने के लिए प्राइमरी मेमोरी का होना जरूरी है, बिना उसके कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपके कंप्यूटर में आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपका जो रैम है उसके अंदर मौसम की वजह से कार्बन आ गया हो। ठीक है, मॉइस्चर आ गया हो, तो आप अपने रैम को निकालिए, दोबारा लगाइए। नई डिस्प्ले आया तो अपनी रैम को लीजिए और जो इरेजर होता है मिटाने के लिए पेंसिल के लिखे हुए को, इरेजर से उसकी चिप को क्लीन करके दोबारा लगा दीजिए। जब आप उसे दोबारा लगा देंगे तो उसका मॉइस्चर हट चुका होगा, कार्बन हट गया होगा और आपकी रैम आसानी से काम कर लेगी। प्रियंका, आप चाहें तो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसलिए इसके बाद में हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कई सारी हैं, जिनमें से एक तो हो गया आपका USB यानी कि पेन ड्राइव। अब ये जो हमारा पेन ड्राइव है इसको आप कभी भी प्लग इन कर सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर्स में USB पोर्ट आते हैं, उसमें आप प्लग कर दीजिए, वो डेटा एक्सेस कर लेगा, काम करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ आपके पास है मेमोरी कार्ड, वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आप मेमोरी कार्ड में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड रीराइटेबल है, मतलब डेटा लिख दीजिए, मेमोरी फिल कर दीजिए, फुल हो गई, डिलीट कर दीजिए, दोबारा से डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज वो रीराइटेबल नहीं होती है, जैसे एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सभी ने कॉम्पैक्ट डिस्क देखी होगी, एक गोल सर्कल और ये होता है, मतलब मैंने शेप राउंड नहीं बनाया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। आजकल ये आउटडेटेड होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी जगह कार्ड रीडर्स, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स ने ले ली है। उसके कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पैक्ट COMPACT कॉम्पैक्ट डिस्क। कभी कभी कॉलेज में आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है CD या फिर DVD के अंदर, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का इस्तेमाल। CD और DVD देखने में लगभग एक ही होती है, बस छोटा सा फर्क ये होता है कि उसके जो ट्रैक्स और सेक्टर हैं वो साइज में कम ज़्यादा होते हैं। एक CD में ट्रैक्स और सेक्टर कम होते हैं, DVD में ट्रैक्स और सेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए DVD में CD के मुकाबले ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। सो एक स्टैंडर्ड CD के अंदर 650 MB तक का डेटा स्टोर होता है। 650 से 700 MB, मतलब ये ऐसा ही है, बाल्टी को पूरा फुल कर दीजिए, उठाएंगे तो छलकेगा, इसलिए 650 MB कहा गया है, नहीं तो आप इसको 700 MB भी ले सकते हैं। दूसरा, DVD में अप टू 4 GB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं DVD को खरीदना। DVD में वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो अभी हमें एक लास्ट टॉपिक अगली क्लास के लिए पढ़ना है, वो है कि आखिर ये GB, KB, MB, बाइट, बिट्स, 1 TB हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें क्या होती है और
और कैसे डेटा मेजरमेंट किया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन। आप अपने क्वेश्चंस बना करके लिख करके ले आइएगा। कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। क्वेश्चन नहीं होंगे तो टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद के क्लास में या सेम डे अगर टाइम बचा तो सेम डे में भी हम एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे ताकि हम आपके नॉलेज को जान पाएं। अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, what is the full form of ALU? ALU, that is Arithmetic and Logic Unit, that is ARITH, METIC, Arithmetic and Logical या लॉजिक भी कह सकते हैं यूनिट। क्लियर हुआ वंदना आपको? Yes, sir. ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जी कुछ और? Sir, what is DMP? Could you speak loudly please? What is DMP, sir? DMP that stands for डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, डॉट डॉट डॉट। जैसे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट आपको मिलता है, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ नहीं होते। आप जाएंगे बैंक में, SBI में चले जाइए, वहाँ एक प्रिंटर लगा होता है, वो एक DMP प्रिंटर है। वो किर 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 चर 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 की आवाज़ के साथ प्रिंट होता है। और मेरी तो डिग्री यूनिवर्सिटी से आई थी, तो मुझे याद है इग्नू से आई थी। उसमें एक ऐसा पेपर था, उसमें साइड में सर्कल बने थे, होल्स बने थे, सुराख थे। तो वो जो प्रिंटर होते हैं वो DMP प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, what is dynamic multipathing? सॉरी When I search for DMP, then this result come, dynamic multipathing. हाँ, ये किसी और टर्म के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर हमने जो आपको DMP पढ़ाया है वो हमने यहाँ पर पढ़ाया है आपके लिए प्रिंटर का टाइप। आप टाइप कीजिए DMP प्रिंटर्स, तो वो आपको दिखा देगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे एक प्रिंटर होता है बबल जेट प्रिंटर, ठीक है, बबल जेट प्रिंटर वो स्प्रे करके ना प्रिंट करता है, फुहार मार के। अब आपने लिख दिया BJP तो आप समझ सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा। Yes, sir. Okay, sir. सो ये ना टेक्निकल वर्ड है, इसीलिए उसी टर्म में आप यूज कीजिएगा। तो It was related to some software. that's why I told you, and we were talking about DMP, that is a printer, a kind of printer, that is impact printer. So find a type of printer, DMP, dot matrix printer. It will show you the details there. Very good question, thank you. बट गूगल के ज़माने में भी हमें लोग इसीलिए याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। और अब हमारे बोरिंग चैप्टर ना ख़त्म हो गए, अब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं। तो अपने साथियों को जो छुट्टियों पर हैं उनको बुला लीजिएगा। अभी भी 1 मिनट का समय है, कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। ज़्यादा गलती होगा मैं उसको करेक्ट कर दूंगा आपके लिए। जब मुझे दिखता तो आप सॉफ्टवेयर के समझाओगे, सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में, अच्छा। तो सॉफ्टवेयर का टॉपिक जो है वो ये है कि किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन यानी कि ऐप, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर बनाए गए होते हैं किसी खास काम को करने के लिए। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला करके बनते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या है? अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा कभी, या चाय बनाने की विधि लिखी होती थी हमारे टाइम पे कि सबसे पहले आप एक पतीली लीजिए, यू टेक अ पैन, pour some water, okay, and put it on the gas oven, turn on the gas oven, okay, light it, and then after add some milk, sugar, tea powder, tea leaves in that, okay। तो उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है चाय बनाने की पद्धति। ऐसे ही कंप्यूटर से अगर आपको
2 और 2 4 करवाने हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करना है, तो उसके लिए आपको उसके कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप दुकान पर भेजना चाहते हैं, तो 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा, आप उसे 10 रुपये दो और बोलो एक पार्ले जी ले आओ, तो शायद वो ना ला पाए। तो आप क्या कहते हैं, आप उसको बताते हैं 10 रुपये का नोट है, आप किस दुकान पे जाओगे, तो उन्होंने कहा जी मैं राजीव मिश्रा जी की दुकान पर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कितने रुपए का पार्ले जी लाओगे, मैं 5 रुपये वाला एक पैकेट लाऊंगा, कितने पैसे वापस मिलेंगे, 5 रुपये वापस। तो एक कंप्यूटर भी बच्चा होता है, ये सॉफ्टवेयर में सारी कमांड्स बारीक से बारीक लिखी होती है ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर पाए। ओके सर। लास्ट फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड बाकी हैं, कुछ और सवाल? चलिए, नहीं है तो अगली क्लास के लिए बना के रखिएगा क्वेश्चंस। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग।